स्क्रीन शेयर हो रही है, सारा कुछ नजर आ रहा है? ओके, आवाज भी ओके है? यस मैम। चलिए ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग। सो व्हाट आई जस्ट सेड के हमारे पास फॉरवर्ड में हम लोग जो एंटीजन्स को चेक कर रहे होते हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज, वाइल विद द हेल्प ऑफ नोन एंटीबॉडीज, नोन KNOWN, जान पहचान वाली एंटीबॉडी जिनका हमें पता होता है कि कौन से टाइप है। एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट द रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग, जिसमें हम लोगों ने बोला कि रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग में बेसिकली हम लोग पर्सन की जो एंटीबॉडीज है उसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ नोन एंटीजेंस, नोन सेल्स के जरिए से। सो असूलन तो ये बनता है कि फॉरवर्ड और रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग जब की जाए तो फॉरवर्ड में भी वही ब्लड ग्रुप सामने आए और रिवर्स में भी वही सामने आए। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है बच्चों के नहीं है कि फॉरवर्ड में अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो रिवर्स में भी मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि मेरा ए पॉजिटिव है। नो मैम। ऐसा नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। यस मैम, रिवर्स में ऑपोजिट होता है। ओ क्या कह रहे हो बच्चे? नो मैम, नो सेम ही मैम, होना सेम चाहिए। होना चाहिए। बच्चे सेम होना चाहिए? कौन मेरा वो बना रहा है मुझे? अगर ये डिफरेंट हो जाए तो फिर तो सर पकड़ के बैठ जाए कि ये क्या हो गया। फॉरवर्ड में जो मेरे पास आया है, जो मेरे पास अगर एंटीजन्स मेरे पास ए पॉजिटिव हैं तो रिवर्स में मेरे पास क्या आएगा? रिवर्स में मेरे सामने हमारे एंटीबॉडीज जो हैं वो बी वाली आएंगी और बी के ऑपोजिट मेरा ब्लड ग्रुप ए ही बनेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस। सो मेरे पास जो असूलन बात बनती है वो ये है कि आइदर मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ या मैं रिवर्स कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो किसी भी तरीके से दुनिया का कोई भी तरीका आजमा के देख लें, कोई भी तकनीक यूज कर लें, मेरा पॉजिटिव ही आना चाहिए, ए पॉजिटिव ही आना चाहिए। बट देयर आर सम केसेस जिसमें ऐसा होता है कि फॉरवर्ड में ब्लड ग्रुप और आ रहा होता है, रिवर्स में ब्लड ग्रुप और आ रहा होता है। इसे हम क्या कहते हैं? जिस टाइम पे हमारे पास फॉरवर्ड में ब्लड ग्रुप और आए और रिवर्स में ब्लड ग्रुप और आए तो इसे हम कहते हैं ब्लड ग्रुप एबीओ, ब्लड ग्रुप डिस्क्रिपेंसीज, या फिर हम इसे सिंपल वर्ड्स में एबीओ डिस्क्रिपेंसीज कहते हैं। अब ये क्या वजह हो सकती है, हम लोग बेसिकली आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट कैन बी द कॉजेज बिहाइंड दीज डिस्क्रिपेंसीज। सो इसमें माइट भी पॉसिबल कि पेशेंट का जो सीरम है उसमें मसला हो, एंटीबॉडीज सही ना बनी हो, या एंटीबॉडीज का कोई ऐसा मसला हो तो रिवर्स ग्रुपिंग में मसला आ जाएगा। अगर हमारे पास पेशेंट का आरबीसी में कोई मसला है, प्रॉब्लम है उसके साथ, या उसका किसी एंटीजन के साथ मसला है, उस केसेस में फॉरवर्ड में मसला आएगा। या फिर उसके दोनों चीजों के साथ मसला हो, उसके एंटीबॉडीज के साथ भी मसला हो, उसके आरबीसी उसके एंटीजन के साथ भी मसला हो, तो इस केस में फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में आपको मसला सामने नजर आएगा। सो होता क्या है, सम टाइम एग्लूटिनेशन मोर देन इनफ होती है, ऑप्टिमम एग्लूटिनेशन से ज्यादा होती है, सम टाइम वो अंडर एग्लूटिनेशन होती है। सो इस केस में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास किस में हमें ऑप्टिमम एग्लूटिनेशन आ रही है। सो अगर वो फॉरवर्ड में आ रही है या फिर वो आ रही है रिवर्स में, सो हम इसको देख रहे होते हैं और इसको देख के हम लोग फर्दर इस चीज को डिसाइड करते हैं और इन डिस्क्रिपेंसी को रिजोल्व करके इन द एंड हम लोग उसका जो सही वाला ग्रुप है वो पेशेंट को या पर्सन को असाइन करते हैं। नंबर वन पे तो हमारे पास टेक्निकल एरर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज परफॉर्मिंग द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। सो इन दैट केस मैंने अपना जो एक्सपायर्ड एंटीबॉडीज वाला जो एंटी सीरम है वो यूज किया, मैंने रिएजेंट से एक्सपायर्ड यूज किए। या फिर अगर मैं रिवर्स ग्रुपिंग कर रही हूँ तो मैंने जो सेल की सस्पेंशन बनाई हुई थी या मैंने वो परचेज किया, या तो वो परचेज मेरी एक्सपायर्ड है या फिर जो मैंने खुद बनाया है तो मेरा प्रोसीजर ओके नहीं था तो मेरी सस्पेंशन ही नहीं सही बनी। क्या इन केसेस में हमारे पास रिएक्शन ओके आएंगे? क्या इन केसेस में हमारे पास रिएक्शंस ओके आएंगे? ऑब्वियसली नॉट। देर माइट बी पॉसिबल कि मैंने रिएक्शंस को रिकॉर्ड ही सही तरीके से नहीं किया, मेरा ध्यान इधर उधर था और मैंने उसको सही से रिकॉर्ड ही नहीं किया, मैंने उसको सही से पॉजिटिव मेंशन ही नहीं किया या मैंने उसको सही से नेगेटिव ही नहीं मेंशन किया, मैंने पेशेंट्स के ब्लड को सही से आइडेंटिफाई ही नहीं किया। मेरे पास काफी सारा
पर्सन का ब्लड्स आए हुए थे ब्लड ग्रुप की चेकिंग के लिए। सो मैंने उनको सही से आइडेंटिफाई ही नहीं किया, मैंने ट्यूब्स की लेबलिंग ही नहीं सही की, या मैंने स्लाइड्स को सही से आइडेंटिफाई नहीं किया, मैंने स्लाइड की लेबलिंग सही नहीं की, मैंने सैंपल्स को मिक्स कर दिया, मैंने सस्पेंशन ही सही नहीं बनाई। या तो मैंने हमारे पास हम लोगों ने कल बात कही थी कि 3 to 5% सस्पेंशन होती है, मैंने या तो सस्पेंशन बना दिया कोई 7 से 10%, या फिर मैंने कोई 0.5 to 1% तक सस्पेंशन बना दिया, सस्पेंशन ही नहीं सही बनाई। हेमोलिसिस हो गई, या फिर हेमोलिसिस की वजह से मैं सही से रिएक्शंस को ऑब्जर्व नहीं कर पाई, हेमोलिसिस पहले हुई हुई थी, ना कि उस टाइम पे हेमोलिसिस हुई है जिस टाइम पे आपने रिएक्शन करवाया, या फिर आपने रिएजेंट्स ऐड ही नहीं किए। भाई आप इतना मसरूफ थे किसी और काम में कि आपने रिएजेंट्स ऐड ही नहीं किए, और अब आप वेट कर रहे हो फॉर द एग्लूटिनेशन या फिर हेमोलिसिस, लेकिन वो कैसे होगी, आपने तो रिएजेंट्स ही नहीं ऐड किए। सो इस तरह के क्लैरिकल एरर सबसे पहले हो सकता है कि आपने कोई ऐसा ब्लंडर कर दियो, आपने सैंपल ही ऐड नहीं किया, या फिर आपको जो इंस्ट्रक्शन दी गई है आपने उनको फॉलो नहीं किया। एंड यस्टरडे हम लोगों ने एक बात कही थी कि हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं टू ऑगमेंट द रिएक्शन रेट, रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज हम लोगों ने सही यूज ही नहीं कर रहे, सेंट्रीफ्यूज हमारा अच्छी क्वालिटी का ही नहीं है, उसको कैलिब्रेट ही नहीं हुआ, वो भी हमारे पास मसला हो सकता है। या मैंने बहुत ज्यादा सेंट्रीफ्यूज कर दिया, इतना ज्यादा सेंट्रीफ्यूज कर दिया है कि सारा कुछ खराब हो गया, या फिर मैंने ऑप्टिमम सेंट्रीफ्यूज इतना ज्यादा टाइम के लिए नहीं किया, इतने ज्यादा स्पीड पे नहीं किया जितना मुझे रिक्वायर्ड है। रिएजेंट्स मैंने खराब यूज कर लिए हैं, कंटेमिनेटेड है, या फिर वो एक्सपायर्ड है, या फिर मैंने सेंट्रीफ्यूज करते दौरान उसको गर्म कर दिया, कुछ ऐसा काम कर दिया कि मेरा वार्मिंग हो गई, और उसकी वजह से हम लोगों ने कल बात की थी कि हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो रहा होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। सो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आपके पास अच्छा रिएक्शन आएगा, या फिर टू कोल्ड या टू हॉट, इट कैन अफेक्ट योर रिजल्ट्स, इट कैन अफेक्ट योर रिजल्ट्स। बच्चे कैलिब्रेशन का प्रोसेस है, दैट इज अनदर काइंड ऑफ प्रोसेस। कैलिब्रेशन बेसिकली हमारे पास हमारे जो कंपनी वाले हमें अपना इंस्ट्रूमेंट दे के जाते हैं, वो खुद कैलिब्रेट करके जाते हैं कि एक्यूरेट हम लोग जो काम करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो ये मैन्युफैक्चरर जो होते हैं या जो हमारे पास आते हैं पर्सन अपनी सामान लेके, वो खुद कैलिब्रेट करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस आपको नहीं करना होता। कंटेमिनेटेड सैंपल्स, या फिर आपने रिएजेंट्स यूज की हैं, सैंपल कंटेमिनेट है तो सैंपल में क्या होगा, बैक्टीरिया वायरस इस तरह का कोई बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द टाइम फंगस हो सकती है, पैरासाइट हो सकती है, इस तरह का कोई पैथोजन ग्रो किया हो सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट शुड बी बैक्टीरिया। सो हमारे पास क्या हो सकता है, सैंपल बैक्टीरिया के साथ कंटेमिनेट हो सकता है। बच्चे आई सेड कि मोस्ट ऑफ द टाइम कैलिब्रेशन हमारे पास हमारा मैन्युफैक्चरर ही कर रहा होता है, और बेहतर यही है कि आपका मैन्युफैक्चरर जो है वो ही करके जाए कैलिब्रेशन पे। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट ईयर में जब आप थर्ड ईयर में होगे ना, तो पूरे आप चैप्टर्स पढ़ोगे। सो ये तब की आने वाली चीजें, और काफी चीजें ऐसी हैं जिनकी कैलिब्रेशन आपको करनी होती है और आपको आनी चाहिए। ये अगले साल की बातें हैं, इंशाल्लाह आप तब पढ़ोगे। रिएजेंट की कंटेमिनेशन है, रिएजेंट आपको उसका कलर जिस तरह का दिखना चाहिए आपको वो वैसा दिख नहीं रहा, वो आपको क्लाउडी सा नजर आ रहा है, वो आपको डिसकलर सा नजर आ रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब बैक्टीरियल ग्रोथ होती है किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी फ्लूइड में, इधर वो आपका यूरिन है या फिर वो आपका ब्लड है, तो वो आपको क्लाउडी नजर आ रहा होता है। रिएजेंट, एक रिएजेंट दूसरे के साथ कंटेमिनेट हो गया हुआ है, और सलाइन जो आप यूज कर रहे होते हो वो भी आपको वक्तन फवक्तन चेंज करना होता है। ये तो थी एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या होती है कि वो फैक्टर जो कि आउटसाइड द बॉडी आए हैं, लेकिन इसके अलावा डिस्क्रिपेंसी में देयर कैन बी मैनी कंडीशन जो कि आपकी अपनी बॉडी की वजह से हो सकती हैं। अब वो क्या हो सकती हैं, वो हो सकती हैं कि क्लॉटिंग डेफिशिएंसीज हो, क्लॉटिंग डेफिशिएंसी लाइक प्लेटलेट का काउंट कम है, पेशेंट इस टाइम पे किसी किस्म की एंटीकोएगुलेंट की थेरेपी है, हेपारिन ले रहा है, एस्पिरिन ले रहा है। हम लोग उस दिन बात कर रहे थे एंड वी वर सेइंग अगेन अगेन कि एस्पिरिन तो नहीं ली पर्सन ने, एस्पिरिन तो नहीं ली। सो एस्पिरिन का इतना ज्यादा रोल होता है। फैक्टर्स की डेफिशिएंसी है, क्लॉटिंग फैक्टर जो है उनकी डेफिशिएंसी है। सो इस टाइम पे सीरम क्या होता है, वो अच्छे से क्लॉट ही नहीं हो पाता, फिब्रिन के क्लॉट्स बन जाते हैं। जब वो क्लॉट्स बनते हैं फिब्रिन के, तो वो इस तरह से नजर आ रहे होते हैं जिस तरह से एग्लूटिनेशन हो गई है।
वो इस तरह से हमें नजर आ रहे होते हैं जैसे कि एग्लूटिनेशन हो गई हुई है। इसके अलावा हमारे पास थ्रोम्बिन है, ये भी कोएगुलेशन में आ रहा होता है। सो उसका भी क्लॉट बन सकता है, तो वो भी वो क्या हो सकता है, वो भी आपको एज अ परसीव कर सकते हो आप, एज अ पॉजिटिव रिएक्शन के तौर पे आपके सामने आ सकता है। सो इन चीजों को हम लोगों ने देखना होता है। सो अगर आप ऐसा हो रहा है, आपके पास कोई ना कोई क्लोटिंग वगैरह का मसला है, तो आप क्या करोगे बच्चों? व्हाट वुड यू डू? आप प्लाज्मा यूज करोगे, ईडीटीए वाली दवाई यूज कर लोगे? ऐसा है कि नहीं है, जिसमें आपको क्लोटिंग फैक्टर्स वाला मसला ही ना आएगा, क्योंकि आपने अ, आपको ब्लड को क्लोट करवाने की टोटली जरूरत ही नहीं होगी। इज दैट ओके? यस मैम। सो अगर क्लोटिंग फैक्टर्स की या क्लोटिंग से रिलेटेड कोई भी मसला है, तो आप ईडीटी वाइल वाला ब्लड यूज करोगे। सो नेक्स्ट इंट्रिंसिक प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? दे कैन बी विद इन आरबीसी या फिर दे कैन बी इन प्लाज्मा। मीन टू से वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स ग्रुपिंग के बारे में हम लोग इस टाइम पे बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास आरबीसी के साथ मसला है, तो इस केस में हमारे पास जो ब्लड ग्रुप अफेक्ट हो रहा होगा आरबीसी की वजह से, वो रिवर्स वाला होगा। ऐसा ही है, क्योंकि हम रिवर्स में एंटीजेंस को चेक कर रहे होते हैं। ऐसा है? एम आई राइट और नॉट? मैम रिवर्स में एंटीबॉडी। रिवर्स में हमारे पास क्या होता है, जब हम लोग फॉरवर्ड देख रहे होते हैं, आरबीसी को जब आप देख रहे हो, तो आप एंटीजेंस को देख रहे हो। एंटीजन आप फॉरवर्ड में देख रहे हो। जब आप फॉर बच्चे, मेरी आवाज सही नहीं आ रही है? मेरी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है? मैम क्लियर है। क्लियर है? अहमद बच्चे, अपने ये तरफ से नेटवर्क को चेक करें जरा। आई वाज सेइंग कि फॉरवर्ड में आप आरबीसी को देख रहे हो एंड आरबीसी हैज एंटीजन ऑन देयर सरफेस। आप एंटीजन्स को चेक कर रहे हो बेसिकली। इस केस में क्या कुछ हो सकता है? इन दिस केस दे कैन बी वीक और मिसिंग एंटीजन। हो सकता है कि आरबीसी के सरफेस पे किसी वजह से आरबीसी में प्रॉब्लम है, तो एंटीजन उसके सरफेस के ऊपर अटैच कम हो रहे हैं या बिल्कुल ही नहीं हो रहे। एंटीजन या बहुत ज्यादा अटैच हो रहे हैं। रिएक्शन आपके सही नहीं आ रहे हैं, मिक्स फील्ड रिएक्शन आ रहे हैं। मिक्स फील्ड रिएक्शन के बारे में पढ़ने की ऐसा जरूरत नहीं है। रिवर्स ग्रुपिंग में मसला, यानी कि सीरम में मसला है या प्लाज्मा में मसला है, और एंटीबॉडी जो है वो सही से रिएक्ट ही नहीं कर पा रही हैं, वीक हैं, वीकली रिएक्ट कर रही हैं, या फिर वो मिस है, या फिर एंटीबॉडी बहुत ज्यादा है। दैट डे वी डिस्कस्ड अबाउट के हमारे पास जब ऑप्टिमम रिएक्शन हमें चाहिए होता है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी का आपस में बैलेंस भी रिक्वायर्ड होता है। जितनी एंटीजन्स उतनी एंटीबॉडीज, ना एंटीजन एक्स्ट्रा ना एंटीबॉडी एक्स्ट्रा। तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ऑप्टिमम रिएक्शन आएगा। एबीओ, ये हमारे पास हम लोगों ने बात कर ली कि क्या कुछ किस किस वजह से हमारे पास मसले आ सकते हैं। मसले आ क्या सकते हैं बेसिकली? डिस्क्रिपेंसी में हमारे पास मसले क्या आ सकते हैं? डिस्क्रिपेंसीज में बेसिकली 4 मेजर कैटेगरीज हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने डिस्क्रिपेंसीज को डिवाइड किया हुआ है। वो क्यों डिवाइड किया हुआ है, कैसे डिवाइड किया, वो हम लोग बात करते हैं। वो उनकी वजह की वजह से डिवाइड किया हुआ है कि किस कोज की वजह से वो डिस्क्रिपेंसी हो रही है। उसकी वजह से हम लोगों ने इसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3 and 4 discrepancies due to the reasons, the causes behind those discrepancies। फॉरवर्ड और रिवर्स में डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं, और वो आ क्यों रहे हैं, उसकी वजह से उसकी बेसिस पे हम लोगों ने इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया हुआ है। वन इज द ग्रुप 1 डिस्क्रिपेंसीज। अब 1 में डिस्क्रिपेंसीज में क्या हो रहा होता है, फॉरवर्ड का रिएक्शन कुछ और आ रहा है और रिवर्स का क्यों आ रहा है, कुछ और आ रहा है, और ये बेसिकली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके रिवर्स ग्रुपिंग में। या तो रिएक्शन वीक आ रहा है, या फिर रिएक्शन क्या है, नहीं आ रहा रिवर्स में।
अब रिवर्स में हम लोगों ने अभी अभी अगेन बात कही कि रिवर्स में जो बेसिकली आपका रिएक्शन आ रहा होता है वो बिकॉज ऑफ योर एंटीबॉडीज होता है। यहाँ तक क्लियर है? इज दैट क्लियर? यस। सो बच्चों, अब नेक्स्ट बात आप ये सुने कि जब हम लोग पैदा होते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर किसी किस्म की एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होती। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हमारा एंटीजेंस के साथ आउटसाइड द बॉडी के जो एंटीजेंस है उसके साथ वास्ता पड़ता है, वैसे वैसे हमारा इम्यून सिस्टम उसको जनरेट कर रहा होता है। इट टेक्स ऑलमोस्ट 3 to 6 months फॉर अ इन्फेंट टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। इन्फेंट में ऑलमोस्ट 6 महीने लगते हैं एंटीबॉडीज को जनरेट करने में। सो उस ड्यूरेशन में उसके अंदर एंटीबॉडीज अगर है ही नहीं है, अगर है तो वो बड़ी कम है, तो इस केस में हमारे पास एंटीबॉडीज का मसला है। तो क्या होगा, आपके पास रिवर्स ग्रुपिंग में रिएक्शन या तो बहुत कम आएगा या बिल्कुल ही नहीं आएगा। दूसरा, एक तो न्यूबॉर्न की बात होगी, दूसरा जो एल्डरली पेशेंट्स है बच्चों, उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली ऐसा होता है कि जो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन कम हो जाती है, बेसिकली टोटली प्रोटीन की प्रोडक्शन कम हुई होती है, एंड एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन्स। सो इन दैट इंस्टेंस हमारे पास एल्डरली पर्संस में एंटीबॉडीज की क्वांटिटी कम होती है। तो भी हमारे पास क्या होगा, तो भी हमारे पास एंटीबॉडीज की क्वांटिटी कम होने की वजह से रिवर्स ग्रुपिंग में रिएक्शन कम आएगा। फॉरवर्ड में बिल्कुल ऑप्टिमम रिएक्शन आ रहा है क्योंकि एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज, बट ड्यू टू द लैक और मिसिंग एंटीबॉडीज हमारे पास रिएक्शन या तो कम आ रहा है, बड़ा ही वीक आ रहा है, या फिर नहीं आ रहा। एंड द थर्ड केस इज बिकॉज ऑफ पर्संस पेशेंट्स ऑफ ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया या फिर लिम्फोमा में, या फिर इस तरह के पेशेंट जिनमें एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन कम हुई होती है, इसे हम कहते हैं, इसमें क्या हो रहा होता है बेसिकली हाइपोगैमाग्लोबुलिनीमिया होता है। हाइपोगैमाग्लोबुलिनीमिया यानी कि एंटीबॉडीज की क्वांटिटी की जो प्रोडक्शन है इन पेशेंट्स में, ल्यूकीमिया में, लिम्फोमा में, वो कम होती है। और जब वो कम होगी तो एंटीबॉडीज कम है ऑब्वियसली, जब वो कम है तो हमारे पास रिवर्स का रिएक्शन ओके नहीं आएगा। ये होगी हमारे पास ग्रुप 1। या फिर ऐसे पर्सन जो कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग यूज कर रहे हैं, उनकी वजह से उनमें एंटीबॉडीज की क्वांटिटी कम होगी। या फिर ऐसे पेशेंट जिनमें क्या है, जिनमें या तो आफ्टर बर्थ या फिर कंजेनिटल बिफोर बर्थ उनमें ऐसा मसला था जिसकी वजह से उनमें एंटीबॉडीज बनती ही नहीं है, या उनको इम्यूनो डेफिशिएंसी को कोई डिजीज है, या तो वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रही है या फिर उनको कोई ऐसी डिजीज है जो कि उसका इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रही है। जिस टाइम पे वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रही है तो इम्यून सिस्टम का काम है एंटीबॉडी जनरेट करवाना, तो वो एंटीबॉडी जनरेट नहीं करवाएगा। या फिर पेशेंट्स जो इस टाइम पे है उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, बोन मैरो सप्रेशन है किसी वजह से, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना है। तो आपको पता है कि ये सारा कुछ हमारे पास सेल कहाँ से आ रहे होते हैं, ए सेल, बी सेल, हमारे पास ये सेल कहाँ से आ रहे होते हैं बेसिकली, सेल कहाँ से आ रहे होते हैं, कहाँ बन रहे होते हैं बच्चों, हमारे सेल कहाँ बन रहे होते हैं ब्लड के? बोन मैरो का नाम सुना है कभी? बोन मैरो। हड्डियों में बन रहे होते हैं, माशाल्लाह भाई, हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है जिसे हम हड्डियों का गुदा कहते हैं, उसके अंदर बन रहे होते हैं। पेशेंट्स हो सकता है कि एंटीबॉडीज ओके थी लेकिन प्लाज्मा में जाके वो डाइल्यूट इतना हो गई कि वो कम हो गई है। या फिर हमारे पास सेबीओ के सब ग्रुप्स हैं और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज इतनी अच्छी नहीं बनी हुई, कुछ ऐसा मसला है, उसकी वजह से भी मसला हो सकता है। ये सारी बातें समझ आ गई हैं सबको? यस मैम। तो इन सब रीजंस की वजह से बेसिकली हमारे पास ग्रुप 1 डिस्क्रिपेंसी आ रही होती है, जिसमें क्या होता है, हाइपो हाइपोगैमाग्लोबुलिनीमिया। गैमा ग्लोबुलिन्स हम लोगों ने उस दिन बात कही थी कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी कि एंटीबॉडीज को कहते हैं हाइपो मतलब कम, गैमा ग्लोबुलिनीमिया यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स की कमी।
तो ऐसे पर्सन जिसमें किसी भी कॉज की वजह से आइदर वो कंजेनिटल है या फिर एक्वायर्ड है या फिर किसी लिम्फोमा या ल्यूकीमिया की वजह से यानी कि कैंसर की वजह से उसको ऐसा हो रहा है, तो उस केस में भी एंटीबॉडीज कम बनेगी। इज दैट ओके आयशा एंड अब्दुल्ला? यस मैम। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप टू डिस्क्रिपेंसीज। ग्रुप टू डिस्क्रिपेंसीज के बारे में बात करते हैं। ग्रुप टू डिस्क्रिपेंसीज आर बेसिकली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमारे पास फॉरवर्ड ग्रुपिंग में आ रहे होते हैं। फॉरवर्ड ग्रुपिंग में यहाँ तो रिएक्शन नहीं आ रहा, यहाँ फिर बड़ा कम आ रहा है। इसमें हमारे पास बेसिकली एंटीजेंस का मसला हो सकता है। इन द वेरी स्टार्टिंग डेज हम लोगों ने बात कही थी कि हमारे पास एक, जब हम लोग ए को देख रहे होते हैं ना, तो ए बी में हमारे पास दो तरह के टाइप्स हैं। A1 होता है, दूसरा A2 होता है। A1 बड़ा ओके है, स्ट्रॉन्ग एंटीजन होता है, लेकिन A2 की हम लोगों ने बात कही थी कि दैट इज अ वीकर एंटीजन। सो दैट वीक एंटीजन लीड्स टू बड़े स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस, क्योंकि वो वीक है ना, इस वजह से बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का रिएक्शन देगा। ये बात की थी हमने। ऐसा बोला था हमने? नो मैम। निमरा किधर है आज? क्या बात कही थी हम लोगों ने फिर? A2 वीक रिएक्शन देता है। A2 हमारे पास वीक एंटीजन है। अगर वो वीक है तो भाई वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कैसे दे सकता है? हाउ कैन इट प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्ग रिएक्शन? इट कैन नेवर प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। इट विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ। मेरी आवाज कट रही है? किस किस को आवाज कट रही है मेरी? इज देयर एनी डिस्टॉर्शन इन माय वॉइस? इज माय वॉइस क्लियर? इज माय वॉइस क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, yes. बुशरा बच्चे नेट चेक करें अपना। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द ब्लड ग्रुप टू डिस्क्रिपेंसी, जिसमें हमारे पास बेसिकली मसला एंटीजन्स भी होता है, या तो वो कम है रिएक्शन कर रहे हैं या फिर वो रिएक्शन कर ही नहीं रहे। तो दे कैन बी ड्यू टू सब ग्रुप्स ऑफ ए और बी। या फिर हमारे पास ल्यूकीमिया हो सकता है, कुछ ऐसी डिसीजेज हो सकती हैं जो कि क्या करती हैं, या तो वो डिप्रेशन कर रही होती हैं एंटीजन्स की, या फिर वो एंटीजन्स को वीकर प्रोडक्शन करवा रही होती हैं एंटीजन्स की। या फिर हमारे पास कोई एक्वायर्ड बी फिनोमेना, ऐसा चीज को करने की जरूरत नहीं है। आप ये याद रख लें कि देयर आर मेनी काइंड ऑफ कैंसर जिसमें हमारे पास एंटीजन्स वीक प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अच्छा बच्चों, अजान के बाद बात करते हैं। अच्छा जी, सो वी वर टॉकिंग अबाउट ग्रुप टू डिस्क्रिपेंसीज। तो ग्रुप टू डिस्क्रिपेंसीज आर एसोसिएटेड विद एक्चुअली फॉरवर्ड ग्रुपिंग में हमारे पास मसला आ रहा होता है, या तो रिएक्शन हमारे पास बड़ा कम हो रहा है या फिर रिएक्शन हो ही नहीं रहा। ठीक है, या तो रिएक्शन हो ही नहीं रहा या फिर हो रहा है तो चुन्नू मुन्नू सा छोटा मोटा हल्का फुल्का रिएक्शन हो रहा है। एक तो हम लोगों ने बात कर ली कि जज़ाकल्लाह खैर बच्चे। एक तो हम लोगों ने बात कर ली कि हमारे पास सब ग्रुप्स हो सकते हैं।
नंबर 2 पे ऐसा हो सकता है कि पर्सन को कैंसर है, मैनी काइंड ऑफ कैंसर। सो आपने सिर्फ ल्यूकीमिया और कोलोन कैंसर वगैरह का नाम अपने ज़हन में याद रख लेना है और आपने कहना है कि इन केसेस में हमारे पास एंटीजन जो हैं वो हल्की किस्म के बन रहे होते हैं, ज़्यादा वैसे नहीं बन रहे होते जैसे हम लोगों को रिक्वायर्ड है। सो इन दैट केसेस हमारे पास ग्रुप 2 डिस्क्रिपेंसीज आएंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप 3 डिस्क्रिपेंसीज की। अब इनको रिजॉल्व कैसे करना होता है ये हम लोग इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि डिस्क्रिपेंसीज होती क्या क्या है। थर्ड वाला हमारे पास डिस्क्रिपेंसीज क्या होता है, बेसिकली फॉरवर्ड कुछ में रिजल्ट कुछ हो रहा है, रिवर्स में कुछ हो रहा है, और वो हो क्यों रहे हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स या फिर प्रोटीन की एबनॉर्मेलिटीज की वजह से क्या हो रहा होता है कि आरबीसी रोलेक्स फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। अब रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, रोलेक्स फॉर्मेशन कोइंस को जब एक दूसरे के ऊपर ऊपर करके करके रख दो तो ढेर लग जाता है ना। इसी तरह क्या होता है कि आरबीसी स्टैक शेप में होते हैं। आरबीसी क्या होते हैं, बिल्कुल पतले से चिपटे चिपटे से सेल होते हैं, क्योंकि इन्होंने ब्लड वेसल में से गुजरना होता है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में होता ये है कि आरबीसी एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सिक्कों की तरह जुड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव प्रोटीन या फिर प्रोटीन एबनॉर्मेलिटीज। और रोलेक्स फॉर्मेशन हो जाती है जिसकी यहाँ पे सूडो एग्लूटिनेशन हो जाती है। या तो रोलेक्स फॉर्मेशन होती है या तो आरबीसी स्टैक बना के एक दूसरे के ऊपर लग जाते हैं, या फिर प्रोटीन जो एबनॉर्मल है या फिर ज्यादा प्रोटीन की प्रेजेंस है, तो उस केस में क्या होता है कि या तो वो एग्लूटिनेशन नकली किस्म की जाली किस्म की सूडो एग्लूटिनेशन करवाएंगी या फिर वो रोलेक्स फॉर्मेशन करवाएंगे। सो उसकी वजह से हमारे पास फॉरवर्ड में रिजल्ट कुछ हो रहे हैं, रिवर्स में कुछ और आ रहे हैं। अब इसमें आपने एक नाम नहीं बोलना, दैट इज मल्टीपल माइलोमा। आपने इसमें एक नाम नहीं बोलना जो कि क्या है, मल्टीपल माइलोमा। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली मल्टीपल माइलोमा में हमारे पास एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। आगे हम लोगों ने बात की कि हम लोगों को ऑप्टिमम जो रिएक्शन है एग्लूटिनेशन है उसको करवाने के लिए एंटीजन और एंटीबॉडी की क्वांटिटी बिल्कुल ऑप्टिमम चाहिए, दोनों एक दूसरे के साथ बराबरी में आए, ना एक ज्यादा हो ना दूसरा कम हो, ना एक ज्यादा हो ना दूसरे वाला ज्यादा हो, दोनों बराबर में होने चाहिए। लेकिन मल्टीपल माइलोमा एज वी नो कि एंटीबॉडीज तो हमारे पास है ही, एंटी प्रोटीन्स हैं। तो मल्टीपल माइलोमा में बेसिकली ग्लोबुलिन यानी कि एंटीबॉडीज की क्वांटिटी इतनी ज्यादा आ जाती है कि हमारे पास रिएक्शन होके नहीं आ रहा होता। एज वेल एज हमारे पास और भी तरह की काफी सारी डिसऑर्डर्स हैं, लाइक मैक्रोग्लोबुलिनीमिया। एंटीबॉडीज जो बन रही हैं वो बड़े साइज की हैं, अपनी नॉर्मल साइज की बजाय बड़े साइज की हैं। जब वो बड़े साइज की हैं तो भी वो वैसा रिएक्शन नहीं करेंगी। यहाँ फिर हमारे पास फिब्रिनोजिन के अलावा ज्यादा हैं, और प्लाज्मा एक्सपेंडर्स यूज कर रहा है पर्सन, या फिर कोल्ड ब्लड सैंपल्स में से वाटन जेली है उसके अंदर। सो इन केसेस में क्या होता है कि प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। प्रोटीन की क्वांटिटी है कि आपने याद रखनी है इसमें, दूसरा आपने मल्टीपल माइलोमा का नाम याद रखना है। ये 2 से 3 चीजें मोर देन इनफ है ग्रुप 3 डिस्क्रिपेंसी याद रखने में। और ये बेसिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल या फिर प्रोटीन्स की एबनॉर्मेलिटीज की वजह से या फिर प्रोटीन की ज्यादा मौजूदगी की वजह से हो रही होती हैं। लेट्स टॉक अबाउट द ग्रुप 4 डिस्क्रिपेंसीज। ग्रुप 4 डिस्क्रिपेंसीज में बेसिकली हो क्या रहा होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स ग्रुपिंग में डिफरेंस आ रहा होता है ड्यू टू मैनी काइंड ऑफ कॉजेस, दैट इज मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देयर इज नॉट अ स्पेसिफाइड प्रॉब्लम इन दैट इंस्टेंस। सो हो सकता है कि पर्सन की अपनी ऑटो एंटीबॉडीज इतनी सारी हों और इतनी ज्यादा सारी हों कि उन्होंने आरबीसी को इतना जोर से कोट कर दिया है कि वो एग्लूटिनेट हो जाते हैं। इसके अलावा हो सकता है और भी काफी सारी हो सकती हैं। एबीओ आइसो एग्लूटिनिन हो सकती हैं, या फिर एबीओ नॉन एबीओ एलो एग्लूटिनिन एंटीबॉडीज हो सकती हैं। एग्लूटिनिन हम किसको कहते हैं, एक एग्लूटिनिन होता है और एक एग्लूटिनोजिन होता है। इसमें जो ग्रुप 4 डिस्क्रिपेंसीज हैं उसमें आपने 2 बातें ज्यादा याद रखनी है, दैट दे अकर बेसिकली ड्यू टू मैनी काइंड ऑफ मिसलेनियस कॉजेस। हमारे पास काफी सारी कॉजेस की वजह से हो सकता है, और उसमें बेसिकली सबसे ज्यादा ऐसा हो सकता है कि हमारे पास हमारी जो ऑटो एंटीबॉडीज हैं वो बॉडी में इतनी सारी बन चुकी हैं कि वो ही एग्लूटिनेशन कॉज करना शुरू कर देती हैं। और या फिर दूसरी कॉज ये हो सकती है कि हमारे पास जो पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई है
या फिर उसका बोन मैरो का ट्रांसप्लांट हुआ है जिसकी वजह से उसमें आरबीसी मोर देन वन टाइप के मौजूद है। लेट्स सपोज अगर मेरा ब्लड ए पॉजिटिव था और मेरा बोन में लेट्स सपोज बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है या फिर आरबीसी की क्या हुआ है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाई है, तो इस केस में हमारे पास एक पर्सन में दो तरह के आरबीसी मौजूद होंगे। ऑब्वियसली एंटीजन्स तो जो बेसिकली आपको रिक्वायर्ड है वो तो वही है, ए पॉजिटिव हो सकता है या बी पॉजिटिव जो आपने ट्रांसफ्यूज किया है, लेकिन एज वेल एज उस पर्सन के अपनी और भी तो स्पेसिफाइड एंटीजन्स होते हैं ना, तो उन स्पेसिफाइड एंटीजन्स की वजह से भी या फिर एंटीबॉडीज की वजह से भी उस पर्सन में ग्रुप 4 डिस्क्रिपेंसीज आ सकती हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अभी तक सबको समझ आ चुकी है डिस्क्रिपेंसीज है क्या क्या और किस वजह से हो रही होती हैं? यस मैम। Yes, ma'am. एनीवन जिसको कोई मसला हो? गनिया, अब्दुल्ला, अहमद, कोमल, माहम? बच्चे जब उस पर्सन को ट्रांसफ्यूजन की है आरबीसी ट्रांसफ्यूजन, तो जो आरबीसी उसकी बॉडी के अंदर आए हैं वो उसके अपने तो नहीं है ना। अब वो एक तो आरबीसी की टाइप्स वो उसकी बॉडी में सर्कुलेट करी है जो उसके अपने हैं, दूसरे टाइप उसकी वो सर्कुलेट करी है जो ट्रांसफ्यूजन के बाद उसके अंदर आई है। तो एंटीजन्स मुख्तलिफ भी तो हो सकते हैं या एंटीबॉडीज थोड़ी बहुत मुख्तलिफ तो होंगी ना। अब जो मेरी बॉडी के सेल का हिसाब है वो किसी और की बॉडी का हिसाब तो नहीं है, वो सफिया की बॉडी के सेल वैसे थोड़ी होंगे, इधर सफिया भी ए पॉजिटिव हो, लेकिन देयर कैन बी माइनर चेंजेस। तो उसकी वजह से भी हमारे पास डिस्क्रिपेंसीज आ सकती हैं, वो ग्रुप 4 डिस्क्रिपेंसी में आएंगे। क्लियर हो गया? प्रॉब्लम क्या हो सकती है? सबसे पहले आप देखें कि एंटीजन्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि फॉरवर्ड ग्रुपिंग में मसला आ रहा है, रिवर्स ग्रुपिंग में मसला आ रहा है यानी कि सीरम एंटीबॉडीज की वजह से मसला आ रहा है, या फिर दोनों में मसला आ रहा है, फॉरवर्ड में भी मसला आ रहा है रिवर्स में भी आ रहा है। अब आप ये देखें कि पेशेंट का टाइप फॉरवर्ड में क्या आ रही है और पेशेंट की टाइप रिवर्स में क्या आ रही है। फॉरवर्ड में क्या टाइप आई है, रिवर्स में क्या आई है। फॉरवर्ड में रिएक्शन हमारे पास कम आ रहा है या फिर एक्स्ट्रा आ रहा है, या फिर हमारे पास जो रिएक्शन आ रहा है वो वीकर आ रहा है, या बिल्कुल ही नहीं आ रहा, या फिर रिएक्शन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ रहा है। ये हम लोगों ने देखनी है कि प्रॉब्लम बेसिकली आ क्या रही है। अब इनको रिजोल्व कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, एबी और डिस्क्रिपेंसीज को रिजोल्व, आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि डिस्क्रिपेंसीज आई हैं। सो इनको रिजोल्व कैसे करना है, मेरे ख्याल से हम लोग इसके बारे में इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। जब आप इस सबको अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तब आपको इसकी ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब इतना ज्यादा पढ़ाऊंगी तो मिक्सअप हो जाएगा। अभी तक जितना पढ़ा है वो सारा कुछ क्लियर है? Yes, ma'am. किसी किस्म का कोई सवाल है? एनीवन बच्चों? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वाला किसको समझ नहीं आया था? आयशा जी आपको नहीं समझ आया था, वो आ गया अब आपको?